सभी श्रोताओं को डॉक्टर विनोद जैन का प्यार भरा नमस्कार। रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के स्पेशल हेल्थ टॉक में हमारे बीच हैं प्रोफेसर रामा एस द्विवेदी। आप डिप्लोमेट अमेरिकन बोर्ड ऑफ फॉरेंसिक मेडिसिन, उसमें सेंटर फॉर क्लिनिकल इवैल्यूएशन एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के डिपार्टमेंट ऑफ न्यू ड्रग्स में फार्माकोलॉजिस्ट हैं, टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं और सीनियर साइंटिस्ट हैं। इसके साथ ही आप कार्डियोलॉजी का ऑफिस और नेफ्रोलॉजी का ऑफिस भी देखते हैं। न केवल यहीं बल्कि आप जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में वाशिंगटन DC में डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर भी हैं। हमारे बीच में आज आए हैं और हम लोग बात करने वाले हैं ड्रग सेफ्टी एंड ह्यूमन हेल्थ। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत नमस्कार के रेडियो KGMU गूंज में। प्रणाम। बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, ये हम लोग पहले बात करते समय ये समझें कि आखिरकार ये ड्रग से क्या मतलब है, हमारी जनता को क्या मालूम चले कि ड्रग के माने क्या है। ड्रग का सूक्ष्म मतलब ये आप समझिए कि जी। कोई भी कंपाउंड, कोई भी केमिकल, कोई भी इंग्रेडिएंट, केमिकल इंग्रेडिएंट जो बीमारी को ट्रीटमेंट में आ सके जी जी या बीमारी को प्रिवेंट कर सके, उसको हम ड्रग की संज्ञा देते हैं। अच्छा, ये जो आजकल कहते हैं कि ड्रग अब्यूज़, आप ड्रग लेना नहीं चाहिए, एक कॉमन चीज़ है। ड्रग और मेडिसिन एक ही चीज़ हुई। ड्रग और मेडिसिन, जैसे हमने कहा, कोई भी केमिकल जी 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 जो स्वास्थ्य के लिए, किसी बीमारी को रोकने के लिए जी या किसी बीमारी को क्योर करने के लिए प्रयोग की जाता है, उसको हम वो केमिकल या केमिकल प्रोडक्ट ड्रग के नाम से संबोधित किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप US FDA में कब से हैं? मैं जानता हूं कि ये गवर्नमेंट की एजेंसी है, अमेरिका की, और बड़ी प्रतिष्ठित एजेंसी है। उसमें आप सरकारी तौर पे वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कब से हैं, कितने दिनों से हैं? तो हम वास्तव में इंडिया से शिकागो गए थे 1987 में। जी 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 87 से 2007 तक हम थे नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में। जी 2008 में हम अमेरिका सरकार की सबसे ताकतवर एजेंसी, जिसको आप कह सकते हैं, जी जी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को ज्वाइन किया जी। और तब से हम आज तक वहीं पे हैं। फूड एंड ड्रग एजेंसी के अंदर एक सेंटर है, सेंटर फॉर ड्रग इवैल्यूएशन एंड रिसर्च, जी जी जिसको हम साधारण भाषा में सीडर बोलते हैं। जी जी सीडर के अंदर एक और ऑफिस है जहाँ पे सबसे पहले कोई नई ड्रग्स अप्रूवल के आती है। अच्छा, उसको ऑफिस ऑफ न्यू ड्रग्स बोलते हैं। अच्छा जी। और उसके अंदर कार्डियोलॉजी और नेफ्रोलॉजी से संबंधित जो ड्रग्स आती है, उसका डिवीजन है कार्डियोलॉजी एंड नेफ्रोलॉजी। उसमें हम एज ए टॉक्सिकोलॉजिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट काम करते हैं पिछले 2008 से आज तक। बहुत अच्छा है डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हम लोग US FDA बहुत सुनते हैं और उसकी प्रामाणिकता के ऊपर पूरा भरोसा रखते हैं, तो आप जनता को बताना चाहेंगे आखिरकार ये US FDA है क्या और इसका क्या उद्देश्य है? जैसे आप देखते हैं कि दुनिया में तरह तरह की दवाएं आती हैं जी, ऐसे अमेरिका में भी आती थी जी, परंतु 1906 में जी जी फेडरल गवर्नमेंट में एक निर्णय लिया कि हमको एक एजेंसी बनाना है गवर्नमेंट की, जो दवाओं और दवाओं से संबंधित प्रोडक्ट पे कंट्रोल कर सके, जी, पोल्यूशन ना हो, उसका एडवर्स इफेक्ट ना हो। जी। उसी के तहत अमेरिका सरकार में ये US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया गया और उसके तहत हम कोई भी चीज़, कॉस्मेटिक्स, फूड, वाटर, ड्रग, तरह तरह की बीमारियाँ, जैसे आप समझिए कि वेटनरी हेल्थ, एनिमल्स के लिए, जी, आदमी के लिए, हर तरह की चीज़ें फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करता है। अच्छा, ये जो कॉस्मेटिक है ये भी आपके US FDA में आती है? पक्का आता है। तो श्रोताओं इसको बात को ध्यान दीजिए, जैसा न केवल ड्रग्स, न केवल मेडिसिन, बल्कि जो हम लोग कॉस्मेटिक यूज़ करते हैं वो भी अगर US FDA अप्रूव्ड है तो आपके स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित है। डॉक्टर साहब, ये हम लोग जो ड्रग सेफ्टी की निर्धारण कैसे करते हैं? ये आपका बड़ा सुंदर प्रश्न है जी। वास्तव में जैसे सबसे पहले फार्मा कंपनी जी जी ड्रग की एप्लीकेशन सबमिट करती है।
जी। तो हम लोगों का सबसे पहला प्रश्न होता है कि क्या ये ड्रग काम करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे काम करती है। जी, जी। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ड्रग सेफ है कि नहीं, अच्छा। क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी एंड एफिकेसी। जी, जी। एक तो ड्रग काम करती है जी। और दूसरा ड्रग सुरक्षित हाँ, सेफ है, है। बिल्कुल तो सुरक्षित है। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी, जी। इसके लिए पहले हम क्या करते हैं कि जो फार्मा कंपनीज हैं उनसे कहते हैं कि आप इसको एनिमल टेस्ट करके हमको बताइए कि एनिमल्स में कैसे काम करती है। जी, जी, जी। तो जो टॉक्सिकोलॉजी एनिमल्स में आती है उसके बाद हम एक्सट्रापोलेट करते हैं कि क्या ये ह्यूमन में सेफ है कि जी, नहीं। जी, जी। और जब हमको बिल्कुल इस बात का कॉन्फिडेंस हो जाता है, जी, जी। तब हम उस ड्रग को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि सेफ्टी पहले हम डिसाइड करते हैं कि एनिमल्स में है, टॉक्सिसिटी नहीं है। जी, नॉर्मली कौन से एनिमल्स हम लोग प्रेफर करते हैं ड्रग्स के लिए? ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इसको कहते हैं रेलिवेंट स्पीसीज। जी, जी। वो स्पीसीज जिसमें जो बहुत ह्यूमन से मिलती जुलती हो। जी, जी। जैसे? अब जैसे डॉग्स हो गए, अच्छा। चिंपांजी हो गए, हाँ, मंकीज हो गए। अच्छा, अच्छा। अब इसके बाद क्या करते हैं, चूंकि ये सब एक्सपेंसिव होते हैं, जी, जी। तो एफडीए में क्या है कि हम लोग छोटे एनिमल्स लेते जी। हैं और ज़्यादातर ड्रग सेफ्टी में रैट्स और माइस यूज किए जाते हैं। जिनको गिनी पिग बोलते हैं। नहीं, गिनी पिग अलग से अलग है। अच्छा। तो रैट्स के ऊपर ज़्यादातर टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी होती है। जी, जी। एल्बिनो रैट्स होते हैं जो उनकी जी, जी। स्ट्रेन है। जी, जी। परंतु कभी कभी हम कैंसर की ड्रग्स जो है माइस पे भी स्टडी करते हैं। इसका कारण क्या है कि इनका जो एनाटमी है, इनकी जो जी। फिजियोलॉजी है, वो ह्यूमन से काफ़ी मिलती जुलती है। अच्छा, अच्छा। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा। नहीं डॉक्टर साहब, ये तो बात है, देखिए आपने कहा सेफ्टी की, हर दवा का कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है। अवश्य होता है। तो ये जो रिस्क बेनिफिट रेशियो है, इसको आप कैसे बहुत सुंदर। तालमेल बिठाते हैं? तो हम क्या करते हैं कि जैसे अगर हर दवाओं का एक एडवर्स इफेक्ट है, टॉक्सिक इफेक्ट है, जी। तो हम देखते हैं कि वो कितना, मतलब कितने परसेंटेज आप उसको ले सकते हैं, सेफ है। जी। जैसे फॉर एग्जांपल 1960s में एफडीए ने अप्रूव किया था थैलिडोमाइड, जी, जी। जो उस समय प्रेग्नेंट वुमेन में दी जा रही थी। जी, जी। परंतु उससे क्या हुआ कि बच्चे डिफॉर्मिटी ज़्यादा हो गई फेकोमेलिया वगैरह होने लगा। और फिर वो दवा बंद कर दी गई। जी, जी। लेकिन आज हम कैंसर में फिर वो दवा यूज़ करते हैं, थैलिडोमाइड। अच्छा, अच्छा। अब इसको आप देखिए कि वही दवा प्रेग्नेंट वुमन में बहुत एडवर्स टॉक्सिक हम नहीं दे सकते हैं, जी, जी। लेकिन कैंसर के पेशेंट को दे सकते हैं। इसलिए उसका सेफ्टी और एफिकेसी का रेशियो कहाँ पे देना चाहिए, ये बड़ा आवश्यक है। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया कि आप सेफ्टी में का और रिस्क का बेनिफिट देखते हैं। डॉक्टर साहब, आपने एक एफडीए से दवा अप्रूव कर दी और पब्लिक में वो चली गई, तो उसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं क्या? हाँ हाँ हाँ। तो क्या होता है कि एफडीए 24/7 जी। ये मॉनिटरिंग करता रहेगा। अच्छा। और उससे क्या होता है कि हॉटलाइन हमेशा खुली रहती है। अच्छा, अच्छा। इन एडिशन क्या करते हैं हम लोग, जो फार्मा कंपनीज हैं, जी, जी, जी। वो जब मरीज को दवाएं देती हैं तो हर मरीज अगर किसी के ऊपर कोई इसका टॉक्सिक इफेक्ट आया वो तुरंत बताती हैं। अगर कोई ऐसी घटना घटती है जैसे मरीज बेहोश हो गया, कोलैप्स हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर वो क्लिनिकल ट्रायल में तो उसको तुरंत रोक करके और फिर हम उसका काज देखते हैं। और तब तक दवा नहीं दी जाती जब तक हम लोग कन्विंस नहीं हो जाते हैं कि दवा सेफ है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब डॉक्टर साहब ये था कि हमने यूएस एफडीए ने एक दवा अप्रूव करके मार्केट में दे दी और मरीज के पास ये पोर्टल ओपन है कि यदि उसको कोई रिएक्शन होगा तो आपको रिपोर्ट करेगा। बिल्कुल। और हर मरीज के ऊपर अगर दवाओं का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो हमेशा पोर्टल में जाती है। जी। और इसके साथ वहाँ पे मेड वॉच कंपनी जो वॉच का जैसे जी, यहाँ पे, जी, जी, जी। तो ये सब वॉच करते रहते हैं। पेशेंट को फ्रीडम है कि पेशेंट कैन कॉल, अच्छा, अच्छा। एफडीए को कॉल कर सकते हैं। तो पेशेंट सेफ्टी अमेरिका में इज ऑन द टॉप, बिकॉज सारी ड्रग्स का मतलब कि अगर एफडीए अप्रूव करता है तो वो दवाएं आप निस्संदेह ले सकते हैं। देखिए, ये बड़ी अच्छी बात बताई और शायद हमारे देश में भी इसकी बड़ी आवश्यकता है
कि जो रोगी दवाइयों को ले रहे हैं जो अप्रूव हो चुकी हैं और उनको अगर कोई रिएक्शन होता है तो बजाय इधर उधर जाने के वो सीधा अगर अथॉरिटी को अप्रोच करती हैं, उनको रिपोर्ट करती हैं, तो शायद हम लोग ज़्यादा अच्छा करेंगे। अवश्य। डॉक्टर साहब, एक चीज़ हमने सुनी है फार्मेको विजिलेंस और ये एक ड्रग सेफ्टी, ये एक ही है कि अलग अलग चीज़ है, क्या डिफरेंस है? बहुत बढ़िया। तो हमारे यहाँ FDA में फार्माको विजिलेंस का एक अलग से ऑफिस है। जी जी। ये क्या करता है कि ये देखता रहता, वॉच करता रहता है कि दवाएं जब मार्केट में जाती हैं वो कैसे बिहेव कर रही है। अच्छा। उनका सारा इफेक्ट, सारा आउटपुट। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मरीजों में ये दवाएं एडवर्स इफेक्ट करती हैं। जी जी। जैसे अभी कोविड-19 की जो वैक्सीन आई, जी जी, ये चूंकि ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड mRNA बेस्ड है। जी जी। इससे क्या होता है कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और कुछ ऐसी एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है जो हानिकारक होती है। इसलिए हम लोग इसको सदैव वाच करते रहते हैं। FDA वाच करता रहता है और जहाँ कहीं ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग उसको डिटरमिन करते हैं कि ये रोका जाए कि ना रोका जाए, कि उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी डॉक्टर साहब ने बात करी कोविड की, तो मैंने ये भी सुना और देखा भी कि कई वैक्सीन को US FDA ने इमरजेंसी अप्रूवल दिया। तो ये इमरजेंसी अप्रूवल रेगुलर अप्रूवल्स में क्या फ़र्क हुआ? तो इमरजेंसी अप्रूवल का मतलब क्या है कि आपने देखा होगा कि कोविड जब से आया जी, तो उस समय कोई दवाएं थी नहीं। जी जी जी। लेकिन वैक्सीन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है जी। परंतु साइंटिस्टों ने देखा कि ये डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के कारण हम छोटे छोटे RNA को, जहाँ पे प्रोटीन का ट्रांसलेशन होता, उसको ब्लॉक कर सकते हैं। जी जी। इसलिए जो वैक्सीन बनी हुई है फाइजर की, मॉडर्ना की, बायोटेक की, ये सब ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड्स बेस्ड हैं। तो इसलिए ये काम जल्दी से हो गया। अब चूंकि इसमें कोई क्लिनिकल ट्रायल हुए नहीं थे, इसलिए गवर्नमेंट एजेंसीज ने क्या किया कि इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज किया, परंतु परमानेंट अप्रूवल इसलिए नहीं दिया कि जिससे सारे लोग उसको यूज ना कर सकें और ओनली प्रिस्क्रिप्शन के कारण इसका यूज होगा और फिर उसके बाद अगर कोई एडवर्स इवेंट होती है तो उसको रोका जा सके। मतलब कोशिका दर कोशिका उनका मॉनिटरिंग होता है पक्का। जी जी, हर चीज़। तो अब हम डॉक्टर साहब ये पूछना चाहते हैं कि एक टर्म सुना है लीगल मेडिसिन, लीगल ड्रग्स या OTC ड्रग्स, ये क्या है? तो ड्रग्स जैसे ओवर द काउंटर ड्रग्स, OTC मीन्स ओवर द काउंटर्स। जी जी जी। तो ये दवाओं को आपको प्रिस्क्रिप्शन की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। ज़्यादातर दवाएं जो अप्रूव होती हैं उसमें आपको फिजिशियन या डॉक्टर ही अप्रूव करेगा, प्रिस्क्रिप्शन देगा RX ड्रग, तभी आपको मिल सकती हैं। परंतु ओवर द काउंटर ड्रग्स ऐसी जैसे हमारे यहाँ टालिनाल है, जी जी, या कोई पेन किलर हो, जी जी, पैरासिटामोल हो, हाँ, तो आप इसको जा करके ले सकते हैं काउंटर पे। इसमें परमिशन की जरूरत नहीं। तो बताइए, इसमें US FDA ने इतना इसमें रिसर्च करी है कि इसको आप बगैर प्रिस्क्रिप्शन के भी ले तो भी सुरक्षित है। हाँ, इसमें FDA ने अलाउ किया है कि इनकी रिसर्च ट्रायल्स इफेक्ट सबको मालूम है। इस पे पेशेंट जा करके काउंटर पर ड्रग ले सकता है, काफ़ी सुरक्षित है अगर वो फॉलो करेंगे कि लेवलिंग क्या क्या उसमें पर्ची में लिखा गया है। अगर उसको फॉलो करेंगे तो ये दवाएं काफ़ी सुरक्षित हैं। डॉक्टर साहब, आपने हम लोगों को बताया कि आप ड्रग्स का बहुत माइन्यूट परीक्षण करते हैं। सत्य है, सत्य। तो एक जगह आम जनता जानना चाहती है, आखिरकार US FDA जिसके ऊपर हम पूर्ण भरोसा करते हैं, एब्सोल्यूट भरोसा करते हैं, तो कौन कौन से चरण होते हैं जिसके जरिए हमको गुजरना पड़ता है और तब FDA अप्रूव करता है कि हाँ अब ये जनता ड्रग ले सकती है? बहुत सुंदर। तो क्या होता है, सबसे पहले ड्रग कंपनीज हमारे पास आती हैं। जी जी। तो हमसे सलाह लेती हैं कि हम इस बीमारी के लिए ये ड्रग अप्रूव बनाना चाहते हैं। जी। हम लोग देखते हैं कि ये ड्रग का मैकेनिज्म एक्शन कैसे काम करती है। जी। और ये फार्मा कंपनी हमको बनाती है कि ये ड्रग सुरक्षित है। जी जी। ये कैसे पता चलता है कि उनके पास एनिमल्स पे टेस्टिंग करते हैं। जी जी जी। और उनको ये पता लग गया कि ये जब अंदर जाती है तो इफेक्ट इसका बहुत कम है। जी। अब इसके बाद हम हेल्दी वॉलंटियर्स, पहली फेज होती है जी जी, जिसमें 20 से लेकर के 100 तक हेल्दी वॉलंटियर्स पर इसको
देते हैं और ये देखते हैं कि इसका ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है बॉडी के अंदर। ये फेज 1 ट्रायल हो गया। फेज 1 ट्रायल हो जी जी। अब अगर यहाँ पे ये ड्रग ठीक है जी, जी। और हम लोग सोचते हैं कि हेल्दी वॉलंटियर्स में कोई खास इफेक्ट नहीं आया तो हम लोग फेज 2 में जाते हैं। जी जी। जिसमें 1000 के आसपास पेशेंट हम लोग अप्रूव करते हैं अच्छा, कि अच्छा। आप जा कर के उसमें जा सकती हैं दवाएं जी, जी। क्लिनिकल ट्रायल के लिए। जी जी। और जब उसमें भी ठीक आती हैं तो हम लोग स्पॉन्सर फिर मीटिंग करते हैं। जी जी। और उसमें अगर किसी तरह की कोई समस्या है तो FDA स्पॉन्सर को बताता है कि ये आपको ठीक करना है। जी जी। एडवर्स रिएक्शन। जी। अगर नहीं है तो हम लोग उनको अप्रूवल देते हैं कि अब आप आगे जा सकते हैं। जी जी। यहाँ पे इसको कहते हैं इन्वेस्टिगेशनल ड्रग। जी जी। लेकिन इसके बाद हम जब वो फेज 3 पे जाते हैं। फेज 3 में जाती है जी, जी। जिसमें 1000 to 3000 जी जी जी। इतने पेशेंट के ऊपर अप्लाई होता है जी, तो हम लोग देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या आता है। जी जी। अब जब उसका डेटा आ गया, सब कुछ हो गया, अब फाइनल फेज में ड्रग अप्रूवल होता है। फेज 4 में उसको कहते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन, NDA। अच्छा अच्छा। और अब वहाँ पे फिर से हम लोग देखते हैं सारी चीज़ें जी, इकट्ठा जी, मिला जी, करके, जी, जी। एनिमल टेस्टिंग, लैब डेटा और लिटरेचर डेटा, ह्यूमन ट्रायल्स। तो अगर वहाँ पे हम लोग पाते हैं और फिर इसके बाद जहाँ पे ड्रग मैन्युफैक्चर हो रही जी, है जी। वहाँ की फैसिलिटी ठीक है, अगर ये सब ठीक है तो हम लोग उनको अप्रूवल देते हैं, फाइनल अप्रूवल। और उसको कहते हैं कि NDA का अप्रूवल, ड्रग का अप्रूवल हो गया। तो मतलब इसके मतलब आप ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की साइट को भी विजिट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे हो रही है, अच्छा, अच्छा। कैसे हो रही, हाँ। हर स्टेप पे। और उसके बाद हम लोग ये भी देखते हैं जी। कि ये ड्रग अगर 1 महीने सेल्फ पे रही, 2 महीने रही, जी, जी, जी। 1 साल रही तो क्या अब भी ठीक है। जी। एक्सपायरेशन डेट हम लोग वो भी आप लोग ही करते हैं? हाँ, निर्धारित? हमें लोग निर्धारित करते हैं। तो श्रोताओं, इस बात को आप इसको देखिए कि अगर US FDA से ड्रग अप्रूव्ड है तो उसमें ये आप मान के चलिए पहले एनिमल ट्रायल हुआ, फिर जैसा हेल्दी इंडिविजुअल पे फेज़ 1 ट्रायल हुआ, फिर कुछ कम मरीजों पर 1000 से कम मरीजों पर फेज़ 2 ट्रायल हुआ, फिर 1000 से 3000 में फेज़ 3 ट्रायल हुआ, फिर जाके कहीं ये न्यू ड्रग बनी और तब भी मॉनिटरिंग में रही और वहाँ पर सारा कुछ देखते हुए और फार्माकोविजिलेंस करते हुए तब जाके ये ड्रग आपके बीच में आती है। तो इतने चरणों के बाद एक दवा जब बनती है तब आपके बीच में आती है, यदि सुरक्षित होती है तो। और आपको बताएं कि जितनी ड्रग्स एप्लीकेशन सबमिट होती हैं जी इस बहुत रिगरस प्रोसेस जिसको कहते हैं कि इंडिपेंडेंट रिव्यू होता जी, है, जी। एनालिसिस होती है। तो आप ये समझो कि एक ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10, 8 to 10%, 100 ड्रग्स में 8 से 9 ड्रग्स से ज़्यादा अप्रूव नहीं हो अच्छा, पाते। एक्सेप्टेंस रेट केवल 8 से 10%? 8 to 9, मैक्सिमम जी, जी। 10%। अच्छा, नॉर्मली टाइम करीब कितना, अगर एक ड्रग आज जाए तो कितना टाइम यूएस सो लगता है? अगर जब वो अब इसमें 2 फेजेज हो जी गए। जी जी एक तो हो गया इन्वेस्टिगेशनल फेज, जी जी। उसकी कोई सीमा नहीं, हाँ हाँ। आप करते रहो और हमको डेटा देखे रहो। जब FDA कन्विंस हो जाता है कि ड्रग ठीक है, जी। अब जाने अप्रूवल के लिए है, तो उस समय जिसको कहते हैं न्यू ड्रग एप्लीकेशन, जी, जी, जी। उस समय FDA के पास 60 डेज होता है। अच्छा। ये करने के लिए हम आपका ड्रग अप्रूव करने के लिए परमिशन देते हैं, लेते हैं। जी, जी, जी। और उस स्थिति में अगर हम लोग कुछ ऐसा सस्पिशन होता है जी। या कोई डेटा ऐसा हमको लगा तो हम लोग वहाँ पे रिफ्यूज टू फाइल, हम लोग अच्छा। एक्सेप्ट नहीं करते उस समय भी? उस समय तो भी। डॉक्टर साहब, आपने अभी बार बार हमसे कहा कि न्यू ड्रग न्यू ड्रग न्यू ड्रग, तो ये न्यू ड्रग की स्टेज क्या है आखिरकार? न्यू ड्रग से हम क्या समझें, क्योंकि आप ऑफिस ऑफ न्यू ड्रग में ही फार्माकोलॉजिस्ट बहुत सुंदर। और टॉक्सिकोलॉजिस्ट है। सो न्यू ड्रग का मतलब कि इसके पहले उस जो ड्रग बन रही है जी, जी। उसका कोई कंपोनेंट, कोई इंग्रेडिएंट वो ड्रग कभी पहले अप्रूव नहीं हुई है। ओके। अब जैसे अभी हम लोगों ने मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे ड्रग अप्रूव किया, अच्छा अच्छा। जो mRNA बेस्ड, जी, न्यूक्लियोटाइड जी, बेस्ड जी, है, जी। जिसको हम लोग कहते हैं एंटाईसेंस न्यूक्लियोटाइड। जी अब इसके पहले ये ड्रग अप्रूव नहीं हुई थी, जी, जी। ये न्यू ड्रग हो गई। हाँ हाँ। कोई भी ड्रग जिसका कोई कंपोनेंट, कोई ड्रग प्रोडक्ट, कोई इंग्रेडिएंट पहले अप्रूव नहीं हुआ, जी। वो न्यू ड्रग के नाम से जानी जाती है।
अच्छा, तो कितने दिनों तक, कब तक ये न्यू ड्रग रहती है? ये अक्सर 20 साल तक का पेटेंट होता है। अच्छा, 20 ईयर्स। और डिपेंड करता है कि अगर वो कभी कभी फार्मा कंपनी उससे कम में कभी कभी वो किसी को सेल कर देती है, लेकिन 20 साल तक कम से कम न्यू ड्रग उसके पेटेंट के हिसाब से और कोई दूसरा बना नहीं सकता। अब डॉक्टर साहब, इतना तो आपने सब बताया और एक्सपेरिमेंट बताया, तो क्या कहीं ना कहीं एथिक्स कमेटी भी आती होगी बीच में? ये कैसे आप लोग मैनेज करते हैं? हाँ, बहुत सुंदर। तो क्या होता है, जब हम ड्रग अप्रूव करते हैं जी, उसके पहले हम ये फार्मा कंपनियों को बताते हैं कि इसमें एथनिसिटी का बड़ा असर, जैसे कोई चीज़ जो वाइट कॉकेशियन में या कोई चीज़ जो अफ्रीकन अमेरिकन में या एशियन में, तो जैसे आप चूँकि नेफ्रोलॉजी किडनी के आदमी, आप जानते हैं कि GFR जो होता है वो अफ्रीकन अमेरिकन बड़ा हाई होता है जी, वाइट कॉकेशियन में कम होता है। जी, जी। तो डिपेंड करता है कि जब हम दवाओं का ट्रायल जाता है तो हर एथनिसिटी के लोग, एशियन, मैक्सिकन, यूरोपियन, सबका डेटा हमारे पास आता है और हम सबको इवेलुएट करते हैं। क्योंकि एक बार ड्रग जब अप्रूव होती है तो सारे लोग उसको ले पूरे विश्व में उसका प्रयोग होता है। तो इसके मतलब आप न केवल एक मनुष्य पे, न केवल एक राज्य में, न केवल एक देश में, बल्कि कई देशों से कई लोगों को साथ में लेके तब आप अप्रूवल देते हैं। एब्सोल्युटली। जी जी। अच्छा, अब जैसा इसमें एक हम जानते हैं कि जब भी ड्रग पे ट्रायल होता है तो एक कंसेंट मरीज से ली जाती है। बहुत सुंदर। और उसको बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। यस। तो इसको हम कैसे US FDA से मानते हैं और क्या क्या उसके क्राइटेरिया है इन्फॉर्म्ड कंसेंट? सो जैसे जब क्लिनिकल ट्रायल में जाती है ड्रग, जी, जी, जी। तो सबसे पहले चाहे हेल्दी वॉलंटियर्स हो चाहे पेशेंट हो, तो FDA और जितनी वहाँ पे कंपनीज हैं सबको ये गाइडेंस है कि बगैर पेशेंट को कंसेंट मतलब कि फार्मा कंपनी को बताना पड़ेगा ये ड्रग क्या है, क्या करती है, इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होता है और इस बीमारी में काम आएगी तो इससे कितना फ़ायदा हो सकता है। इसको सबको बताने के बाद अब अगर मरीज़ या हेल्दी वॉलंटियर्स अप्रूवल देता है तभी जाकर के ड्रग एडमिनिस्टर की जाती है। इसको कहते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म वर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट को देते हैं, हेल्दी वॉलंटियर्स को देते हैं, जिससे पेशेंट को ये न रहे कि ये क्या करती है, कैसे होता है। और पेशेंट को या हेल्दी वॉलंटियर को पूरी चॉइस है कि वो उसमें पार्टिसिपेट करे अथवा ना करे। पक्का 100%। और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उस फार्मा कंपनी की होती है। बिल्कुल, जब तक क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है जी, तब तक सारी जिम्मेदारी फार्मा कंपनी की। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आजकल बहुत हो रहा है कि ड्रग अब्यूज़, हालांकि इसका US FDA से कोई मतलब नहीं है, इसका मैसेज है सोशल मैसेज के लिए। तो हमारी युवा पीढ़ी आजकल ड्रग्स का, अब ये US FDA की ड्रग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जो ड्रग्स आमतौर से जो ड्रग लेते हैं, और कई जगह सुनने में आते हैं कि युवा हमारा जो है वो ड्रग्स लेने लगा और बर्बाद हो गया। वो मेडिसिन की बात नहीं है कि, तो वो ड्रग अब्यूज़ किस लेवल पे होता है, कब कहते हैं? जैसे एक मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आई। जी, ठीक है ना। अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स आई जो सारे लोग, सारे बच्चे बड़ी चीज उससे लेने लगे, या ओपियाइड्स हो गया, जी, इसको लोग लेने लगे। जी। अब चूंकि ये ड्रग अप्रूवल ड्रग है, लेकिन इसको लोग ले लेते हैं अदर देन जो नॉर्मल इंडिकेशन है उससे। जैसे ओपियाइड्स को हम लोग पेन रिलीफ में अक्सर देते हैं। जी। लेकिन जब ये मार्केट में है ओवर द काउंटर या कहीं ले करके इसको लोग एडिक्ट हो जाते हैं, तो वहाँ पे ड्रग अब्यूज हो जाता है। जी। जैसे स्टेरॉइड हो गया, कुछ जो खिलाड़ी होते हैं ले लेते हैं ये ले करके, और लेकिन जैसे इसका इफेक्ट कम हुआ फिर उनको लेना पड़ता है। जी, कई बार अच्छे खासे खिलाड़ी खेलते वो उनको बिल्कुल समस्याएं हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं ड्रग अब्यूज। मतलब जब कोई भी व्यक्ति जो अनवांटेड ड्रग्स हैं उनका लेते लेते
एडिक्शन हो जाए हाँ। तो उसको ड्रग अब्यूज़ की परिभाषा में करते हैं। अमेरिका में बड़ा कॉमन ड्रग अब्यूज हो गया है, स्पेशली ओपियोइड्स का हो गया, ई सिगरेट्स का हो गया, परंतु FDA इस पे भी वॉच कर रही है। अच्छा। और इस पे भी तमाम गाइडेंसेस हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ एक टोबैको सेंटर है FDA के अंदर जो इसको वॉच करता है, जो देखता रहता है फॉर ई सिगरेट्स, टोबैको रिलेटेड प्रोडक्ट्स। नहीं डॉक्टर साहब, ये बहुत अच्छी बात है। आपने बताया अमेरिका यानी पूरे विश्व में इस समय ड्रग अब्यूज़ की प्रॉब्लम है, चाहे अमेरिका हो, चाहे अफ्रीका हो, चाहे एशिया हो। और इस बात से हमारी युवा पीढ़ी को बचना होगा। बहुत परिवार बर्बाद हो रहे हैं और इस प्रकार की चीज़ों में नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ के लिए ड्रग बनी है उसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो। और यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि अल्कोहल भी एक ड्रग ही है। पक्का अल्कोहल भी एक ड्रग ही है, मगर उसका अगर ओवर यूज़ करते हैं या गलत प्रयोग करते हैं तो उसको ड्रग अब्यूज़ की अब जैसे कुछ एथनिक कम्युनिटी, जैसे आप देखोगे चाइनीज़, कोरियंस, इनमें अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की क्षमता कम होती है। क्योंकि अल्कोहल डिहाइड्रेनेस जो होता है इनमें कम होता है। अच्छा। कंपेयर टू वाइट एंड यूरोपियन पीपल। सो अगर आप कोरियन, चाइनीज ये लोग लेते हैं तो थोड़ी सी लेते हैं, दे बिकम ड्रंक। बिकॉज जो एंजाइम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज है वो इनमें डिफरेंट होता है कंपेयर टू यूरोपियन एंड वाइट के केस। डॉक्टर साहब, ये नॉलेज बिल्कुल हमारी नई है। मैं बताऊं, कॉन्फ्रेंस में हम लोग जाते हैं और देखते हैं तो यूरोपियन लोग अपना वाइन और बियर लेते हैं और उनको कोई दिक्कत नहीं होती है। इवन अमेरिकन भी कई बार लेते हैं, उनको उतना ही। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि जो चाइनीज़ है या कोरियन है उनको शायद बहुत जल्दी असर कर जाती है, तुरंत असर कर जाता है। उसका एक साइंटिफिक वैज्ञानिक कारण है। चलिए, ये हमारे श्रोताओं को ये नई बात मालूम चली, साथ में हमको भी नई बात मालूम चली। डॉक्टर साहब, जाते जाते ड्रग सेफ्टी के लिए कोई जनता को संदेश देना चाहें आप तो सबसे सुंदर बात क्या होती है, जो ड्रग्स अप्रूव होती हैं वो एक फ्लायर, दवाओं के साथ एक फ्लायर आता है, उस पर सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग देने की कोशिश करते हैं। तो जनता को चाहिए, मरीज़ को चाहिए या डॉक्टर्स को चाहिए कि उन फ्लायर को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। हो सकता है कि वो दवा सबके लिए सूट ना करती हो। जैसे हमने बताया कि थैलिडोमाइड है, वो कैंसर पेशेंट के लिए है, लेकिन प्रेग्नेंट वोमेन को आप नहीं दे सकती हो। अगर प्रेग्नेंट वोमेन कैंसर से सफ़र कर रही है, उसको वो दवा आप नहीं दे सकते हो। इसलिए फ्लायर को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सारी दवाएं, इस विशेषकर जो अप्रूव प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स हैं, उसमें जहाँ कहीं जैसे भी आपको थोड़ा सा अच्छा ना फील हो, अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि उसी स्तर पे इमीडिएटली आपको दवाओं का इफ़ेक्ट रोकना पड़ेगा। तो जनता के लिए हमारी केवल यही एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी ड्रग जो आप ले रहे हैं, बॉडी में जा रही है, जब तक आप कन्विंस ना हो जाए कि सुरक्षित, तब तक आप मत लीजिए। कहीं संदेह हो तो अपने डॉक्टर से संपर्क करिए। देखिए डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि जो हम जब दवाई खरीदते हैं तो उसके अंदर एक पर्ची निकलती है जिसके अंदर सब चीज़ें लिखी होती हैं, और शायद ही हम लोग उसकी तरफ कभी ध्यान देते हैं, उसको उठा के बाल्टी में फेंक देते हैं। ये नहीं करना है। जो उसके अंदर लिखा हुआ है, उसके अंदर हिंदी में भी लिखा होता है, अंग्रेजी में भी लिखा होता है, उसको पढ़ लें। कोई शंका हो तो अपने चिकित्सक से सलाह ले लें। और यदि डॉक्टर साहब ने बताया कि दवाई का प्रयोग करते समय आपको लगता है कोई चीज़ एबनॉर्मल हो रही है, ऐसी हो रही है जो पहले नहीं होती थी, दवा लेने के बाद होने लगी, तो चिकित्सक से तुरंत परामर्श करें और अपने आप को सुरक्षित रखें। डॉक्टर साहब, आप हमारे रेडियो KGMU गूंज 89.6 मेगाहर्ट्ज़ में आए, ड्रग सेफ्टी और ह्यूमन हेल्थ के बारे में बताया, US FDA की फंक्शनिंग बताई, जनता को ये मार्गदर्शन दिया कि किस प्रकार सुरक्षित रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमको ये अपॉर्चुनिटी, मौका प्रदान किया कि आपके इस रेडियो गूंज में हम आए और आपके दर्शकों के साथ आज हम बैठ करके कुछ छोटी छोटी चर्चा किए हैं जो इनके स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक। थैंक यू एंड थैंक यू। अत्यंत हर्ष और गर्व की बात है कि रेडियो KGMU गूंज आप हमारी फ्रीक्वेंसी 89.6 मेगाहर्ट्ज पर तो सुन ही सकते हैं, साथ ही विश्व के किसी भी कोने में सुन सकते हैं हमारे KGMU गूंज के एप्लीकेशन के साथ, जो अब एंड्रॉइड और iOS दोनों पर मौजूद है। एंड्रॉइड यूजर्स हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर और iOS यूजर्स ऐप स्टोर पर जाकर टाइप करें KGMU गूंज
और डाउनलोड करें जानकारी और मनोरंजन से भरपूर हम सबका अपना रेडियो स्टेशन रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM। रेडियो KGMU गूंज 89.6 FM।